नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक सीरीज चालू किया है। उसी सीरीज के सेट 4 को मैं करा रहा हूँ। सेट 4 का पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया है। आज हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में और पार्ट 1 में रात ज़्यादा हो जाने के कारण वीडियो को बनाते बनाते ज़्यादा रात हो गया था। इस कारण से हमें नींद भी आ रही थी। कुछ कुछ हो सकता है भूल बस कुछ बातें क्वेश्चन को पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दिया हो, तो उसको क्षमा करेंगे। आज हम लोग 56वें नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिए 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है दुर्गा जलाशय परियोजना, ऑप्शन बी है बागमती परियोजना, ऑप्शन सी है सोन नदी परियोजना, ऑप्शन डी है वरनार जलाशय परियोजना। तो देखिए हम लोग अपने ऑप्शन की ओर देखते हैं। ऑप्शन ए में था दुर्गावती जलाशय परियोजना। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, दुर्गावती जलाशय परियोजना ये जो है ये कैमूर जिले में है। तो कैमूर तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें सीतामढ़ी पूछा है। अब बागमती जो है परियोजना ये कहाँ पे है? ये सीतामढ़ी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डी नंबर जो ऑप्शन है वरनार जलाशय परियोजना ये जमुई में है, और ये तो इसका नहीं होगा क्योंकि बी नंबर ही तो ऑप्शन सही हो गया, सोन नदी परियोजना। इन सबों में से आपका आंसर हो जाएगा बी। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो बागमती परियोजना जो है वो सीतामढ़ी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो अबरख उत्पादन में अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में चाय सबसे अधिक होती है, चाय की खेती सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। तो चाय की खेती असम में सबसे अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा, तो हम लोग अपना क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आ गया। 59वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा देखिए। 59वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑप्शन है मैग्नीज की, ऑप्शन बी है लो अयस्क की, ऑप्शन सी है बॉक्साइट की, ऑप्शन डी है टीन की। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। आंसर सी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है सुनामी, ऑप्शन डी है भूस्खलन। तो देखिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की उत्पन्न स्थिति होती है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 61वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है पुनपुन। तो देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 62वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 62वें नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है भूस्खलन, ऑप्शन डी है बाढ़।
तो बाढ़ जो है बिहार को हर वर्ष प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग स्लाइड को चेंज कर लेते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए 63वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है सूखा, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है भूस्खलन। तो अधिकेंद्र का संबंध जो है वो भूकंप से आता है। भूकंप अधिकेंद्र केंद्र भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो है वो भारत में जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पूछा जाए आपको पहले स्थान पे कौन आता है, तो आप लोग उत्तर करिएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है। 65वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। सीमांत आय से, कुल आय से, राष्ट्रीय आय से या औसत आय से। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय को हम लोग जानते हैं औसत आय से, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित होता है। किस पर आधारित था। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, इनमें से सभी। देखिए विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पे था। चूँकि वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली थी जिसमें पैसे का लेन देन बहुत कम होता था, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यानी कि अगर आपके पास कुछ वस्तु है तो आप वो वस्तु दे के उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु ले सकते थे। जैसे मान के चलिए दुकान आप गए, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास धान है, गेहूं है, चावल है, आलू है, कुछ भी है, उसको ले जाके दुकानदार को दीजिए, वो बदले में आपको क्या देगा, जो वस्तु आपको दुकान से चाहिए वो वस्तु आपको मिल जाएगा। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 67वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मैकलगन समिति का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर कर प्रणाली, बी नंबर सहकारिता, सी नंबर राष्ट्रीय आय, डी नंबर गरीबी। देखिए मैकलगन समिति का जो गठन किया गया था वो 1915 में किया गया था। इनके द्वारा समीक्षा करने के लिए ये किया गया था कि मजबूत बनाने के उपाय से उन्हें किस प्रकार से मजबूत किया जाए और किस प्रकार से नियुक्त किया जाए। यानी कि मध्यम वर्ग के आय और निम्न वर्ग के आय को ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही इसका स्थापना किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, सहकारिता समिति। देखिए यहाँ पे मैगलन समिति का संबंध किस निम्न में से किस में है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मैगलन समिति का संबंध जो है ना वो 1914 में किया गया था। जो निम्न स्तरीय लोग हैं और मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके बीच को संभालने के लिए जो उनकी जो प्रणाली थी, उनकी जो यहाँ पे देखिए इसमें से ऑप्शन आपका सहकारिता तो है ही, राष्ट्रीय आय है ही, कर प्रणाली है ही, इसमें गरीबी भी आ रहा है। तो ये जो प्रणाली बनाया गया था गरीबों के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका ऑप्शन देखिए आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, शायद गरीबी भी हो सकता है। इसमें से हमने जो टिक कराया सहकारिता ये भी सही है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा गरीबी भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी और डी में कन्फ्यूजन हो रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा 67वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? जैसा कि देखिए लिखा हुआ है इसमें 1 करोड़, ऑप्शन बी है 3 करोड़, ऑप्शन सी है 5 करोड़, ऑप्शन डी है 7 करोड़। देखिए लघु उद्योग की जो प्रारंभिक सीमा थी शुरू शुरू में वो 5 लाख रुपया थी। जब 1980 का दशक आया तो लघु उद्योग जो हो गया वो 2 लाख का अधिकतम सीमा हो गया। पर अभी जो है वर्तमान समय में लघु उद्योग का अधिकतम सीमा 1 जून 2020 से 10 करोड़ कर दिया गया है। तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन में बहुत सारा थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग चुनिएगा? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमको मैच नहीं कर रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। अगर प्रारंभिक पूछता तो प्रारंभिक में 5 लाख आई थी, 1980 में बदलाव आया और इसकी कर सीमा अधिकतम निवेश सीमा बढ़ा के 2 लाख कर दी गई और 1 जून 2020 से इसकी कर सीमा 10 करोड़ कर दी गई है। तो 10 करोड़ तो इसमें कहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो कौन सा मारिएगा इसमें? 1 करोड़ तो नहीं मार सकते, 10 करोड़ होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों के सामने, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा अभी वर्तमान में जो है 1 जून 2020 से 10 करोड़ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 10 नहीं है, तो हम कौन सा मारें? आप लोग खुद से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, जैसा कि अगले क्वेश्चन 67वें में लग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग पहले कोई संस्था थी नहीं, पहले जो था वो नीति आयोग के नाम से नहीं जानकर, देखिए नीति आयोग के पहले जितने भी प्रधानमंत्री आए उन्होंने इसको योजना आयोग के नाम से नाम दिया था। और योजना आयोग जो है बहुत दिनों से चलते आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आए उन्होंने इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। देखिए 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आपके स्लाइड पे आ गया 77वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? मानव जो परिश्रम करता है उससे अर्जित धन क्या कहलाता है? आय कहलाता है, व्यय कहलाता है, निवेश कहलाता है या बचत कहलाता है? तो 70वां नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो आय कहलाता है। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी है 1952। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण अगर पूछा गया है तो यहाँ आपको 1 जनवरी 1949 इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। अगर रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस पूछता तो आप लोग 1935 कहते हैं, तब यहाँ पे स्थापना नहीं पूछा है, स्थापना पूछता तो 1935, यहाँ राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? ए है संचार, बी है यातायात, सी है शिक्षा, डी है वित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया है। 73वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? तो ऑप्शन ए है 1985 को, ऑप्शन बी है 2010 को, ऑप्शन सी है 2012 को और ऑप्शन डी है 2018 को। देखिए इसमें भी गलतियां हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है 2025 को घोषित किया है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा लगाइएगा?
तो आप लोग इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हो जाएगा 2025, पर ऑप्शन में कोई 2025 दिया ही नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। 74वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? ए नंबर कनाडा में, बी नंबर भारत में, सी नंबर अमेरिका में, डी नंबर बांग्लादेश में। देखिए, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा जो है सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो ये अमेरिका में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 75वें नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 75वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी, तो इसमें से देखिए वैश्वीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन संस्था वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और इनमें से सभी। तो देखिए, वाणिज्य बैंक वित्तीय स्रोत का जो उदाहरण है वो वाणिज्य बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है, क्षेत्रीय बैंक भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 77वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत करता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का जो अधिकांश कार्यरत बल है वो कृषि पर निर्भर करता है और 48.9% की आबादी जो है सिर्फ कृषि पर निर्भर करता है, तो इसीलिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ए भारत सरकार, बी वित्त मंत्रालय, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी वित्त आयोग। तो देखिए, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी भूमि बंधन बैंक, सी सहकारिता बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा और ये लास्ट क्वेश्चन ही हो जाएगा हम लोगों का, इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं, तो 80 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। देखिए कह रहा है 80वां क्वेश्चन इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? अस्थाई जमा में, संचयी जमा में, आवर्ती जमा में या चालू जमा में? देखिए, अगर हम बात करें कि किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो चालू जमा में जो है ना कोई ब्याज नहीं देता है बैंक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग 80 का 80 पूरा क्वेश्चन कर लिए। ये सेट 4 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है और हम लोग अब जो क्वेश्चन लाएंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पॉर्टेंट ही होगा। अब मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीवियस ईयर मतलब आप लोगों के पास जो 2024 से 2024, 2023, 2022, 2021 में जो जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनका कराऊंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक साल में 2 क्वेश्चन आता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 क्वेश्चन आता है, पाली 1 पाली 2 में एग्ज़ाम होता है, तो दोनों क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही। आप लोग वीडियो पे बने रहें, चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।